नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार ने बिहार से बीजेपी का वजूद ही समाप्त कर दिया। नीतीश कुमार जिस प्रकार के रणनीति के तहत काम करते हैं, उस रणनीति का ही असर रहा कि बिहार में बीजेपी का वजूद अब शायद नहीं है। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पहुंचा दिया जहां से उभरने के लिए बीजेपी को कम से कम अगला 20 साल लगेगा। बीजेपी के जो नेता नीतीश कुमार के विकल्प बनने के तैयार थे, जो नेता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, उन नेताओं को नीतीश कुमार ने एक एक करके साइडलाइन करवा दिया। हम एक एक करके नाम भी बताएंगे किस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी को उन नेताओं को चुन चुन कर पार्टी से दूर किया, जिन नेताओं ने नीतीश कुमार के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कभी कहा। आज की यूं कहिए कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने आज के समय में बीजेपी का वजूद को समाप्त कर दिया। बीजेपी इस समय बिहार की राजनीति में एक कमजोर पार्टी बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों से शायद 2025 के चुनाव में बिहार भी निकल जाए और बिहार में प्रशांत किशोर के रूप में बीजेपी का जो कोर वोटर था, जो बीजेपी का अपर कास्ट वोटर था, वो प्रशांत किशोर की तरफ चला जाए और बीजेपी का कोर वोटर भी विकल्प खोज रहा है। और बीजेपी के कोर वोटर को अगर प्रशांत किशोर के रूप में विकल्प मिलता है तो बीजेपी के जो सारे कोर वोटर है, सीधे तौर पर आप कह सकते हैं अगर प्रशांत किशोर में विकल्प दिखता है तो ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे। कहानी कुछ ऐसा ही है। जब 90 के दौर में कांग्रेस पार्टी नीचे जा रहा था, जो अपर कास्ट का वोटर था वो कांग्रेस का विकल्प 90 के दौर में खोज रहा था। उस परिस्थिति में अपर कास्ट वोटरों को बीजेपी के रूप में एक विकल्प मिला और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 90 के दौर में जब बिहार में कमंडल का सियासत हो रहा था, तो कमंडल के सियासत को थामे बीजेपी के हाथों में वो सारे वोटर चले गए जो पहले कांग्रेस के वोटर थे। यानी हम ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ की बात कर रहे हैं। ये चार जाति जो पहले कांग्रेस के वोटर थे, ये सारे वोटर शिफ्ट होकर बीजेपी के साथ चले गए। उसके बाद बीजेपी को बिहार में सत्ता भी मिला और बीजेपी खुद के विस्तार को रोककर नीतीश कुमार को आगे कर दिया, क्योंकि बीजेपी को लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर करना था। और लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर करने के लिए बीजेपी ने एक पिछड़ा चेहरा को आगे किया और पिछड़ा चेहरा था नीतीश कुमार। सबके समता पार्टी के नेता नीतीश कुमार को बीजेपी अपना सीएम फेस बताता है और उसके बाद की तस्वीर बदल जाती है। जो पिछड़ा वोटर पहले लालू यादव के साथ खड़ा था, वही पिछड़ा वोटर बच जाता है नीतीश कुमार के नाम पर। जो यादव वोटर है वो लालू प्रसाद यादव के साथ बना रहता है, लेकिन बाकी जो पिछड़ा वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ आ जाता है और बिहार में एक नई राजनीति और बिहार में एक नई जातीय राजनीति की शुरुआत होती है। उस जातीय राजनीति में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के करीब पहुंचते। साल 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ। पहली बार जब चुनाव हुआ तब की कहानी आपको बताते, तब ये परिस्थिति हो गया कि नीतीश कुमार जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन नीतीश कुमार खुद के दम पर सत्ता में नहीं पहुंच सकते थे। आगे चले कि 2005 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव जीत गई। 75 सीटों पर चुनाव जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस चुनाव में आरजेडी ने 210 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और पार्टी का जो वोट शेयर था वो 25.07% हासिल हुआ। 75 सीटें आरजेडी जीत गई। उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भी उभार 2005 के फरवरी के इस चुनाव में होता है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 138 सीटों पर चुनाव लड़ी, 55 सीटों पर चुनाव जीती, 14.55% वोट शेयर रहा। 2005 से 2000 के बीच की अगर बात करें तो 5 सालों के बीच जो जेडीयू की सीटें बढ़ी वो करीब 17 सीटें बढ़ी थी। फरवरी 2005 में बीजेपी 103 सीटों पर चुनाव लड़ी और बीजेपी 37 सीटों पर चुनाव जीती और बीजेपी का वोट शेयर 10.7% था। लेकिन चुनाव में अगर कोई किंग मेकर बना करके आप कह सकते हैं किसी के हाथों में सत्ता था, तो वो सत्ता किसके हाथों में था? तो रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने सबसे बेहतर प्रदर्शन 2005 के फरवरी में किया था, जब रामविलास पासवान की पार्टी को 29 सीटें मिला और रामविलास पासवान की पार्टी के हाथों में आप कह सकते हैं बिहार की सत्ता की चाबी था। तब रामविलास पासवान ने ये शर्त रख दिया कि बिहार को मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए। तब रामविलास पासवान सपोर्ट करेंगे, किसी पार्टी ने नहीं माना, ना एनडीए ने माना, ना ही लालू प्रसाद यादव माने। तो उसके बाद कहानी पलट गई और 2005 के में ही दोबारा चुनाव होता है, अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर में 2005 में ही अक्टूबर-नवंबर में दोबारा चुनाव होता है। उस चुनाव में क्या होता है, उस चुनाव में पूरी कहानी पलट जाती है। जो 2005 के फरवरी में रामविलास पासवान किंग मेकर बने थे,
वही रामविलास पासवान की सीटें घट जाती है और इस बार जनता ने एक तरह से आप कह सकते हैं इस पर बहुमत दे दिया। 2005 के अक्टूबर-नवंबर में जब चुनाव होता है तो जेडीयू 88 सीटों को जीत जाता है और बीजेपी 54 सीटों को जीत जाता है। आपको पता चले कि फरवरी 2005 के मुकाबले इस बार आरजेडी के 21 सीटें कम हो जाता है। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो 60 महीने पहले बिहार की सत्ता का चाबी रखता था, बिहार की सत्ता का आप कह सकते हैं किंग मेकर बनकर बैठा था, रामविलास पासवान की पार्टी अचानक गिर जाता और रामविलास पासवान की पार्टी को कितना सीटें मिलता है तो आप बताते चले कि रामविलास पासवान की पार्टी सीपीएम से समझौता करता है, 203 सीटों पर चुनाव लड़ता है, केवल 10 सीटें ही मिलता है। यानी मुस्लिम मुख्यमंत्री का दांव जो रामविलास पासवान ने खेला था वो दांव फ्लॉप साबित हुआ और रामविलास पासवान कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो गए और यहाँ से एक नई सत्ता की कहानी शुरू होती है। नीतीश कुमार का बिहार में इन हो जाता है और इसके बाद 2010 आता है। 2010 में एनडीए और बड़ी जीत हासिल करता है। सुशील मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो कार्य होता है उसके बाद बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत होती है। 10 में बात करें तो एनडीए को 206 सीटें मिलती हैं। एनडीए को 206 सीटें मिलती है, कुल सीटों का करीब 85% होता है। इस चुनाव में जेडीयू ने 141 उम्मीदवार उतारे और जेडीयू को 115 सीटों पर जीत मिलता है। 2010 को आप देखिएगा तो एनडीए का सबसे बेहतर दिन आप कह सकते हैं। 2005 में नीतीश कुमार 141 सीटों पर लड़ते हैं, नीतीश कुमार 141 सीटों पर लड़ते हैं और 115 सीटें जीतते हैं और टोटल एनडीए का अगर आप जीत का प्रतिशत देखिएगा तो 86% था। बीजेपी को 91 सीटें मिल जाता है और इस बार नीतीश कुमार को बीजेपी का भी जरूरत नहीं पड़ता है। 2010 के 3 साल के बाद जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट जाता है। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चेहरा बन जाते। नीतीश कुमार को उम्मीद था कि बीजेपी जैसे बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, उसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बनती नहीं थी। 2010 में बिहार की सियासत की कहानी कुछ ऐसी होती है कि नीतीश कुमार को और बीजेपी का जवाब भी नहीं है। नीतीश कुमार अकेले दम पर बहुमत हासिल कर लेते। 2014 आता है। 2014 में लोकसभा चुनाव में अकेले दम पर नीतीश कुमार लड़ते हैं और उन्हें 2 सीटें ही मिलता है। नीतीश कुमार को अपनी शक्ति का एहसास हो जाता है। 2015 में नीतीश कुमार और लालू यादव साथ आ जाते हैं। 2015 में बिहार की सियासत में एक नई तूफान आता है। 2014 में उससे पहले 15 से पहले की बात करें तो 2014 में जब जेडीयू का एक शर्मनाक हार होता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ देते हैं और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और 2015 आते आते लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के साथ समझौता हो जाता है तो नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं और 2015 में बिहार में महागठबंधन बनता है। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू का रहता है और 2015 में कहानी कुछ ऐसा होता है साथियों कि महागठबंधन जो है वो 178 सीटें जीत जाता है और बीजेपी जो है हाशिए पर पहुंच जाता है। नीतीश कुमार ने ही बीजेपी को उबाला, लेकिन 2015 की एक खास बात ये था कि एनडीए का जो वोट शेयर था वो करीब 25% था, लेकिन आज के तारीख में नीतीश एनडीए ये वोट शेयर हासिल नहीं कर पाएगा। आज के तारीख में बीजेपी काफी हाशिए में जा चुका है क्योंकि नीतीश कुमार ने एक एक करके बीजेपी को उन सारे नेताओं को साइडलाइन करवा दिया। लिख रहे थे सियासत की एक नई इबारत नीतीश कुमार लिख रहे थे, वो सब ने महसूस किया। नीतीश कुमार जो इस इबारत को लिख रहे थे, बिहार में जब नीतीश कुमार आप कह सकते हैं कि 2005 में एंट्री लेते तो नीतीश कुमार एक नई समीकरण बनाते हैं। उस समीकरण में दलितों का वोट मिलता है, उस समीकरण में मुसलमानों का वोट भी नीतीश कुमार को मिलता है और नीतीश कुमार और जेडीयू में मानता है कि आज भी मुस्लिम वोटर जेडीयू के नाम पर नीतीश कुमार के नाम पर देता है और एक ऐसा समीकरण तैयार होता है जो कि लालू प्रसाद यादव के लिए शायद आप कह सकते हैं अच्छा नहीं था। 2005 की हम बात करें, लेकिन 2015 में वही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव से हाथ मिलाते हैं तो महागठबंधन की जीत 178 सीटों पर हो जाता है और नीतीश कुमार सारे पिछड़ा अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के एजेंडा में क्या था? नीतीश कुमार का जो मुख्य एजेंडा था कि बीजेपी को और नेताओं को किनारा करना है, जो नीतीश कुमार के विकल्प बने। नीतीश कुमार ने 2015 में तो बीजेपी मजबूत भी था, लेकिन 2020 की हम बात कर लेते हैं। 2020 में बीजेपी और नीतीश कुमार साथ चुनाव लड़े, गठबंधन बनाकर तेजस्वी के साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन 2020 में नीतीश कुमार तेजस्वी से अलग हटकर चुनाव लड़ते हैं। और कहानी क्या होता है? कहानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो 2020 में एक चिराग मॉडल लाया जाता है बीजेपी की तरफ से नीतीश के सीटों को कम करने के लिए।
नीतीश कुमार के सीटों को कम करने के लिए बीजेपी चिराग मॉडल लाता है। चिराग मॉडल का असर क्या हो जाता है वो भी हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको लेटेस्ट न्यूज को पढ़ना चाहते हैं तो intopnews.com पर चले जाइए। वहां पर आपको सारी राजनीतिक और अन्य खबरें भी आपको सबसे पहले उपलब्ध रहेगा। तो intopnews.com जोड़ जाइए। इसके साथ ही अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। 2020 के चुनाव पर हम आते हैं जब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सबसे बेहतर प्रदर्शन करता है। आरजेडी की सीटों की संख्या 75 हो जाता है, जबकि बीजेपी की सीटों की संख्या 74 हो जाता है और बीजेपी दूसरे नंबर पर रहता है, आरजेडी पहले नंबर पर आ जाता है। जेडीयू की बात करें तो चिराग मॉडल के जरिए नीतीश कुमार को जो चिराग मॉडल के जरिए चिराग पासवान के जरिए चक्रव्यूह बनाया गया तो चक्रव्यूह नीतीश कुमार पर जाते। भले ही चिराग को सीटें नहीं मिली, लेकिन चिराग ने नीतीश कुमार की सीटों का नुकसान करवा दिया। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस ने 19 जीता था। 2000 जब हम 20 को देखें, 2020 के विधानसभा के चुनाव को देखें तो उस दौर में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं, लेकिन 2020 के 2 सालों के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं। 2022 में तेजस्वी के साथ गठबंधन करते हैं और तेजस्वी के साथ जब नीतीश कुमार गठबंधन करते हैं तो उसके बाद की कहानी पर हम जाए, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि 2020 से पहले सुशील कुमार मोदी जो हैं वो डिप्टी सीएम रहते हैं। नीतीश कुमार को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2020 का चुनाव बीजेपी जीती है 2 डिप्टी सीएम बनाया जाता है। पहला रेणु देवी था और दूसरा तारकिशोर प्रसाद। इन दोनों से नीतीश कुमार खुश नहीं थे। नीतीश कुमार सुशील मोदी को चाहते थे, क्योंकि सुशील मोदी जब डिप्टी सीएम थे नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पे कोई खतरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर नीतीश को डर लगा था रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद से। कहीं ये दोनों ऐसा ना हो जाए कि नीतीश कुमार का सत्ता ही बदल दे, नीतीश कुमार के पार्टी बीजेपी तोड़कर तारकिशोर या रेणु देवी में से किसी एक को बिहार का मुख्यमंत्री बना दे। वाकया में बताना चाहता हूँ कि तारकिशोर प्रसाद कश्मीर फाइल मूवी को टैक्स फ्री करते हैं नीतीश कुमार से पूछे बिना। नीतीश कुमार शायद दिल्ली गए थे लेकिन यहाँ तारकिशोर प्रसाद टैक्स फ्री कर देते बिना। नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री है उनसे पूछे बिना ये काम जैसे तारकिशोर करते हैं, नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद होता क्या, बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। तारकिशोर प्रसाद ऐसे कई काम कर दिए थे जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया था और इस कारण से तारकिशोर प्रसाद से नीतीश कुमार काफी खपा थे, रेणु देवी से भी खपा थे। उसके बाद क्या होता है, बिहार में एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन होता है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार आते हैं, गठबंधन एक बार फिर से होता है, महागठबंधन। उसके 2 साल के बाद 2024 के जनवरी में गठबंधन टूट जाता है, अलायंस टूट जाता है। इंडिया गठबंधन बनाने वाले नीतीश कुमार फिर से एनडीए में चले जाते हैं। 2024 में जब नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आते हैं तो वो तारकिशोर प्रसाद आपको बिहार की राजनीति में नजर नहीं आए। वो तारकिशोर प्रसाद कहाँ चले गए कोई नहीं जानता है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को नीतीश कुमार ने इस तरह से किनारा किया, आज उनका जिक्र तक कोई नाम भी नहीं ले रहा है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार अपने विरोधियों को पहचान लेते हैं और नीतीश कुमार जान लेते हैं कि ये उनके लिए मुसीबत बन सकता है और नीतीश कुमार उस चेहरा को वहां पहुंचा देते हैं। राजनीतिक तौर पे आप कह सकते हैं हाशिए पर आज तारकिशोर प्रसाद पहुंच चुके। आप तारकिशोर प्रसाद का जिक्र भी बिहार की राजनीति में नहीं सुनेंगे। 2024 में जब नीतीश एनडीए में वापसी करते हैं तो वो आप कह सकते हैं वो सम्राट चौधरी जो ये कहते हैं कि पगड़ी बांध लेते हैं और वो कहते हैं कि ये पगड़ी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के बाद उठेगा। 2024 में जब नीतीश एनडीए में वापसी करते हैं तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के टारगेट में और कोई रहता है तो सम्राट चौधरी रहते हैं। सम्राट चौधरी वही चेहरा जो ये कहते हैं कि ये पगड़ी, सम्राट चौधरी पगड़ी पहनते थे और ये दावा करते थे कि वो पगड़ी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उठेगा। आज वो पगड़ी नीतीश कुमार ने उतार भी लिया और इस समय सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के कैबिनेट में डिप्टी सीएम है और मंत्री पद पे। यानी सम्राट चौधरी के राजनीति को भी नीतीश कुमार ने समाप्त कर दिया। सम्राट चौधरी को बीजेपी ने इसलिए आगे बढ़ाया क्योंकि नीतीश कुमार के लव कुश वोटों को कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी लाना चाहते थे, लेकिन सम्राट चौधरी वो नहीं कर सकते। लव कुश वोटर जो है आज भी नीतीश के साथ बना हुआ है, आज भी नीतीश के साथ है। नीतीश ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बस और 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। 2030 के बाद नीतीश कुमार का ना उम्र साथ देगा और ना ही नीतीश कुमार के साथ बिहार का राजनीतिक समीकरण साथ देगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का उदय का मतलब सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के उदय का मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी को नुकसान। जो बीजेपी का कोर वोटर था वो सीधे तौर पर प्रशांत किशोर के साथ जा सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर का उदय का मतलब है नीतीश कुमार ये जान चुके हैं कि अब नीतीश कुमार का ये राजनीति लंबा समय तक नहीं चलेगा। जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं बिहार का सत्ता संभालने के लिए अब तैयार हो रहा है। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर समेत ऐसे कई नेता हैं। लेकिन आज की तारीख में जब हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं
तो भारतीय जनता पार्टी हाशिए पर पहुंच चुका है। आज के समय नीतीश कुमार ने बीजेपी को वहां पहुंचा दिया जहां से उभरने के लिए बीजेपी को अगला 20 साल लगेगा। शायद आने वाले 20 सालों तक बिहार में बीजेपी अपने दम पर सत्ता हासिल ना कर सके। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने केवल तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी या सम्राट चौधरी को किनारा किया, बल्कि नीतीश कुमार से जिसने दुश्मनी लिया उसे नीतीश कुमार ने किनारा किया, जो कि 10 सालों तक आप कह सकते हैं कि स्पीकर रहे। नीतीश कुमार के बेहद करीबी एक दौर में हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी को छोड़कर वो राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में जाते हैं। आरजेडी में जाने के बाद की तस्वीर ये होता है कि नारायण चौधरी शायद आज बिहार के सियासत में कोई जानता भी नहीं होगा, ये बिहार के स्पीकर रह चुके हैं। इसी तरह की कहानियां जेडीयू के और भी एक नेता थे, आप कह सकते हैं श्याम रजक, जो कि जेडीयू छोड़कर आरजेडी में गए। आरजेडी में उन्हें कोई महत्व नहीं मिला, अंत में वो फिर से जेडीयू में वापसी कर रहे हैं, लेकिन वापसी इस सट पर हो रही है क्योंकि उन्होंने कभी नीतीश कुमार का निजी दुश्मनी नहीं निभाई। नीतीश कुमार के राजनीतिक आलोचना किया, लेकिन सम्राट चौधरी की बात करें, तारकिशोर प्रसाद की बात करें, रेणु देवी है, ये वो चेहरे हैं जो नीतीश कुमार से आप कह सकते हैं कि निजी दुश्मनी में उतर आए। नीतीश कुमार पर ऐसे कई आरोप, सम्राट चौधरी खासकर नीतीश कुमार पर ऐसे कई हमले किए, शायद वो हमले नीतीश कुमार भूले नहीं। नीतीश कुमार वो पगड़ी वाला बयान भी नहीं भूले थे कि नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाकर वो पगड़ी खोलेंगे, और नीतीश कुमार ने उनका पगड़ी भी खुलाया। और नीतीश कुमार ने उनको ये तो बता दिया कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के असली जो आप कह सकते हैं चाणक्य है। इसी तरह से मैं आगे बात करूँ तो उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, कुशवाहा ने भी एक चालाकी खेली कि वो भी नीतीश कुमार पर पर्सनल अटैक नहीं किया, पर्सनल लड़ाई, उन्होंने निजी लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं किया। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आलोचना की, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा इधर उधर जाते रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार से उनका भी मतभेद रहा। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को बेहतर ढंग से समझते हैं कि कौन उनका राजनीतिक आलोचना कर रहा है, कौन उनका निजी तौर पे हमला कर रहा है। सम्राट चौधरी वो चेहरा थे जो ये कह चुके थे जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं उतारेंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज क्या तारीख, आज ये स्थिति है कि सम्राट चौधरी पगड़ी भी खोले और नीतीश कुमार के ही कैबिनेट में नीतीश कुमार के ही डिप्टी सीएम है। मतलब सम्राट चौधरी को उनका जो हैसियत है वो नीतीश कुमार ने बेहतर ढंग से बता दिया। और ऐसी खबरें भी है कि बहुत जल्द हो सकता है कि सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम के पद से विदाई हो जाए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी, जिनसे नीतीश कुमार का सदन में लड़ाई भी हो गया था, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार उन्हें राजनीतिक तौर पर किनारा नहीं किया। नीतीश कुमार आज भी उन्हें डिप्टी सीएम बना और उनका सम्मान नीतीश कुमार करते, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते ही है कि बीजेपी भूमियारों की पार्टी रहे, बीजेपी ब्राह्मणों की पार्टी रहे, बीजेपी राजपूतों की पार्टी रहे, जिससे बीजेपी बिहार की सत्ता में आ ही ना सके। नीतीश कुमार ये बेहतर ढंग से जानते हैं कि सम्राट चौधरी उनका विकल्प बन सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के उसी समीकरण पर सम्राट चौधरी वार करने थे जो लव कुश वोटर नीतीश कुमार का है, यानी कुर्मी कुशवाहा वोटर। नीतीश कुमार को जिससे लगता है कि नीतीश कुमार को खतरा है उसे नीतीश कुमार किनारा कर लेते हैं। नीतीश कुमार सुशील कुमार मोदी के साथ एक लंबे अरसे तक काम किए और सुशील मोदी के प्रति नीतीश कुमार सम्मान देते हैं, क्योंकि सुशील मोदी नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक खतरा नहीं थे। सम्राट चौधरी उनका विकल्प बनना चाहते हैं, सम्राट चौधरी के दिल की ये ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो इसलिए सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार किनारा लगाने की तैयारी कर चुके हैं, जो कि उससे पहले आप कह सकते हैं रेणु देवी के साथ हो गया, तारकिशोर प्रसाद के साथ हो चुका है, और वही काम अब आगे चलकर सम्राट चौधरी के साथ भी होगा। मतलब सीधे शब्दों में समझिए, नीतीश कुमार बीजेपी को नेता विहीन कर दिया। संजय जायसवाल जो बीजेपी का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो भी मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहे थे, लेकिन जब से जातीय जनगणना हुआ तो वो संजय जायसवाल कहाँ गायब हो गए, आपको नजर नहीं आ गए। ऐसे कई चेहरे हैं जिसे नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा करवा दिया, जो नीतीश कुमार के विकल्प बनने के बारे में सोच रहे हैं, जो नीतीश कुमार का आप कह सकते हैं निजी आलोचना कर देते हैं, जो नीतीश कुमार से निजी दुश्मनी निभाते हैं। नीतीश कुमार का आप राजनीतिक आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार पर अगर आप निजी हमले करेगा, नीतीश कुमार को ये कहिएगा कि आप अपनी पगड़ी तब उतारेंगे जब नीतीश कुमार को सीएम पद से हटा देंगे, तो नीतीश कुमार आपको छोड़ेंगे नहीं। और नीतीश कुमार से बिना पूछे अगर आप कोई काम करते हैं, जैसे तारकिशोर प्रसाद ने कश्मीर फाइल फिल्म का टैक्स फ्री कर दिया, वो भी नीतीश कुमार से बिना पूछे हुए, तो नीतीश कुमार ने तारकिशोर प्रसाद को भी सबक सिखा दिया। थोड़ा आप तस्वीरों को समझिए, थोड़ी आप सियासत की इन कहानियों को समझिए, और सीधे शब्दों में कहते नीतीश कुमार ने बीजेपी को नेतृत्वहीन कर दिया। बीजेपी में आज कोई नेता नहीं है जो नीतीश कुमार का टक्कर दे सकता है। बीजेपी को नीतीश कुमार ने उस मुकाम
नीतीश कुमार ने बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचा दिया जो हाल 90 के दौर में कांग्रेस का हुआ। कांग्रेस का जिस प्रकार से वजूद समाप्त हो गया लालू प्रसाद यादव का उदय के बाद, उसी तरीके से आज की तारीख में बीजेपी का बिहार में वजूद समाप्त हो रहा है। आज की तारीख में बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है और प्रशांत किशोर एक नई पार्टी लेके आ रहे हैं और उस पार्टी के आ जाने के बाद बीजेपी का जो कोर वोटर है वो अगर प्रशांत किशोर की तरफ चले जाता है तो फिर बीजेपी का कांग्रेस जैसा हाल होने से कोई नहीं बचा सकता है। सीधे शब्दों में कहे तो आज की तारीख में बीजेपी वहीं पहुंच रहा है जहां 90 के दौर में कांग्रेस पहुंच गया था। आज की तारीख में बीजेपी की स्थिति कांग्रेस जैसी बिहार के सियासत में बन चुका है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।